नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे को उसके साले ने ही गोली मारी, और वो भी सांसद के बेटे के कहने के बाद, ताकि कुछ लोगों को फंसाया जा सके। रिश्तेदार ने अब इस जुर्म को कबूल कर लिया है। सांसद के बेटे को गोली मारने का ये पूरा मामला है। सांसद के बेटे के रिश्तेदार ने खुद थाने जाकर इस जुर्म को कबूल किया है। सांसद के बेटे ने कहने पर ही उसने गोली मारी, ये बात उसने कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल भी अब बरामद कर लिया गया है। कोई बात रही होगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे? मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते थे? मैं इसके बारे में नहीं जानता कि किसको। देखो, अब मत झूठ ऐसे बोला था कि 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ऐसे, मतलब अभी लंगर बोले कि हाँ 4-5 लोग हैं, उनके ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, अब कोई नहीं रोक सकता। सुनो, गोली तुमने कहाँ से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से। आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें, शरीर में। एग्जिट पॉइंट है वो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए, और मनीष जायसवाल, और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दो और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ, कोई बात रही होगी, तुमने सामने से गोली मारी है, पीछे? मतलब बात ये थी कि वो किसी को बेवजह ऐसे ही फंसाना चाहते थे। किसको फंसाना चाहते? तो ये वही शख्स है जिसने कि आयुष पर, यानी सांसद के बेटे पर गोली चलाई, और वो भी उसी के कहने के बाद। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये शख्स जो है वो हथौड़े से हमला कर पत्नी और 2 बेटियों की जान उसने ली है। बुलंदशहर में ये ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। बुलंदशहर में पत्नी और 2 बेटियों को मार डाला एक शख्स ने। पत्नी, 3 बेटियों पर हथौड़े से हमला किया गया था, लेकिन पत्नी और 2 बेटियों की इसमें मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी की हालत इस वक्त नाजुक है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले के जो पीछे वजह बताई जा रही है वो ये कि पत्नी और बेटियों के चरित्र पर इस शख्स को शक था, जिसकी वजह से इसने इन पर हमला किया, जिसमें पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर मौत हो गई है। एक की हालत नाजुक है, और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो बुलंदशहर से यह खबर है, जहां पर एक शख्स ने शक के आधार पर अपनी पत्नी और बेटियों पर हथौड़े से हमला किया, जिसमें मौके पर ही पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो गई है, जबकि एक बेटी जो है वो अस्पताल में भर्ती है। और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। गौरव शर्मा पर साथियों संग लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या का आरोप है। 4 नामजद और 2 अज्ञात पर केस दर्ज है। ललित शर्मा नाम का एक आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। न्यूज 18 के जरिए पीड़िता की इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा कि पापा के कातिलों को सजा मिले, वो भी सख्त से सख्त। पीड़िता कह रही है कि छेड़छाड़ मामले पर शिकायत करने पर नाराज था आरोपी, और पुलिस भी अब कह रही है कि ये कोई पुरानी रंजिश है, जिसकी वजह से इस लड़की के पिता की हत्या की गई। सीएम योगी ने अब आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस का पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। पीड़ित परिवार की बेटी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। बस मैं यही चाहती हूँ
जिन लोगों ने मेरे पापा को गोली मारी है उनको गोली मारनी चाहिए, बस मैं उनकी मौत चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। जैसे मेरे पापा को मारा मुझे उन लोगों को वैसे ही देखना है। ये सब जो कल हुआ क्या अचानक हुआ कि वो पूरी प्लानिंग से आप लोग, क्योंकि आप लोग तो वो उसकी पूरी प्लानिंग थी, हमारी कुछ नहीं थी। वो 7-8 दिन से इस गांव में रुक रहा था अपनी बीवी बच्चों को लेके, साथ में पूरी फैमिली को लेके। तो इसकी बीवी और इसकी मौसी का लड़का हमें माता पे मिले थे, हम माता पे पूजा करने गए थे, तो ये लोग हमें देख के वहीं पे रुक गए थे। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज कमेंटबाजी करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर वहाँ से आ गए, माता को जल चढ़ा के, मैं कहा जल चढ़ा के यहाँ से चलते हैं। फिर हम अपने ट्यूबवेल पे आके बैठ गए, वहाँ पापा आलू की खुदाई करवा रहे थे। फिर ये ट्यूबवेल पे भी आके, रास्ता वहीं से है ट्यूबवेल पे होके हमारे गांव की साइड होके, तो वहाँ पे आगे भी ये डायलॉगबाजी ने स्टार्ट कर दी, इसकी मौसी ने और इसकी वाइफ ने और इसके मौसी के लड़के ने। तो फिर वहाँ पे मैंने इससे सिर्फ इतना बोला, मैं क्या लिमिट में रहे, थोड़ा तमीज़ में। तो फिर इसने सिर पे मेरे ऊपर इसकी मौसी चढ़ने लगी, तू तमीज़ में रही, ये कर वो कर, बदतमीज़ ये वो, गाली देने लगी मेरी मम्मी को, मुझे ये सब। तो ये सब देख के फिर पापा आ गए। पापा ने हमें हमारे खेतों पे आते हो, हमें ही धमकी देते हो, यहाँ से निकल जाओ, ये वो करके पापा ने। तो पापा को धमकी दे गई, तो ये शाम तक मरवा दूंगी। इसकी बीवी बोल रही थी 10 मिनट में मरवा दूंगी, 10 मिनट में आ रहा है। और वो जो निखिल है वो उसने फ़ोन कर दिया उस पर, और उसने फ़ोन कर दिया, वो कह रहा था कि 10 मिनट, बस 10 मिनट। पापा को धमकी दे के फिर ये लोग चले गए। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए, तो इसके पास पापा के पास फ़ोन आया था उसी गौरव का। तो पापा से बोल रहा था कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, अलीगढ़ हूँ, और मैं ये कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पापा। और खबर गोरखपुर से, जहां पर अमृतसर के सराफा कारोबारी से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। आरोप के मुताबिक स्कूटी सवार 2 बदमाश धर्मशाला लौट रहे थे और सराफा कारोबारी का सोने से भरा बैग लूटकर वहां से फरार हो गए, जिसमें करीब 400 ग्राम सोने के जेवर थे। ये वारदात पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर एडीजे, डीआईजी और एसएसपी ने मौके पर मुआयना किया है। एसएसपी ने मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमें फिलहाल गठित कर दी है। और शाहजहांपुर में 3 छात्राओं के लापता होने के मामले में पुलिस की टीम ने तीनों छात्राओं को ऋषिकेश से बरामद किया है। पुलिस की टीम के साथ गए छात्राओं के परिजनों ने इनकी पहचान अब की है। बताया जा रहा है कि तीनों छात्राएं कुछ बनने के लिए ऋषिकेश गई थी। तीनों छात्राओं को पुलिस की टीम ऋषिकेश से अब शाहजहांपुर ला रही है। अभी थोड़ी देर पहले ये तीनों सकुशल ऋषिकेश से बरामद हो गई हैं। उनके पेरेंट्स भी साथ ही में पुलिस टीम के साथ ही थे, इसलिए उनको पहचानने में भी बहुत सुविधा हो गई। और तीनों सकुशल हैं, तीनों ही केवल यहाँ से गई थी। ये मालूम चला कि यहाँ से पहले रेलवे स्टेशन गई, वहां से फिर ट्रेन न मिलने के कारण बस से ये हरिद्वार गई थी, हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंची थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में मौजूद बीमार पुलिसकर्मियों की सेहत सुधारने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब तक जो पुलिसकर्मी परेड से दूरी बनाकर रखते थे वो भी अब मैदान में दिखाई देंगे। और ये तस्वीर अब कानपुर पुलिस लाइन में भी दिखाई देगी, जहां पर पुलिसकर्मी सुबह से पसीना बहाते नजर आएंगे। और इसके साथ ही इन सभी पुलिसकर्मियों की हर महीने मेडिकल जांच भी कराई जाएगी, ताकि पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सके। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ पुलिसकर्मियों की फिटनेस को दुरुस्त रखा जा सकेगा, बल्कि अपराधियों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पुलिस में 1344 पुलिसकर्मी बीमार हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर 944 मरीज हैं, जबकि 400 शुगर के मरीज हैं। से हम लोग हर एक पुलिस थाने में हेल्थ कैंप एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उस हेल्थ कैंप में ब्लड शुगर और हार्ट और जो भी इस तरह की जो पुलिस की जीवन संबंधी समस्याओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, ताकि वेट और हाइट से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके पुलिसकर्मियों की फिटनेस का अनुमान लगा सकें। पुलिसिंग और बेहतर हो, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों ने ये निर्देश दिए कि अब थाना स्तर पर पुलिस के कर्मी रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और अपना मेडिकल चेकअप कराएं, ताकि पुलिस की और अच्छी सेवाएं ली जा सके, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
और बरेली के शीशगढ़ थाने में खड़ी बाइकों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सभी 9 बाइक जलकर राख हो गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिलहाल बाइक में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और संभल से बड़ी खबर है, यहां पर डीएम संजीव रंजन ने ऑफिस में जींस टी शर्ट नहीं पहनने के आदेश जारी किए हैं। डीएम संजीव रंजन ने आदेश दिया है कि प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो किया जाए। कर्मचारी अधिकारी ऑफिस में जींस शर्ट पहनकर ना आए। डीएम ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी सोबर ड्रेस में आए और कर्मचारी रंग बिरंगे कपड़ों से भी बचे। बाकी ये ड्रेस कोड तो कोई प्रॉपर नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि जो ऑफिसर्स या सरकारी कर्मचारी हैं वो जींस पैंट इत्यादि में ना है। जी। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों को भी बोल रहा हूँ, जो देख रहे होंगे हमारे कर्मचारी, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जींस पैंट और टी शर्ट इत्यादि में ना है। जो ड्रेस है वो सोबर ड्रेस में है। और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी गीता रामायण योग की पढ़ाई अब मदरसों में भी होगी। NIOS ने पाठ्यक्रम में ये शामिल किया है। 100 मदरसों में अब नया पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर पाठ्यक्रम कक्षा 3, 5, 8 के लिए बेसिक कोर्स शुरू होगा। NIOS बेसिक कोर्स की शुरुआत करेगी, जिसमें आप गीता रामायण के साथ साथ योग का भी इसमें पढ़ाई की जाएगी। तो अब मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी गीता और रामायण। और दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, अब मदरसों में भी गीता रामायण, जिसका विरोध अब तक होता रहा है, अब NIOS ने कह दिया है कि जो नया पाठ्यक्रम होगा उसमें शामिल किया जाएगा। किस तरह की प्रतिक्रिया अब इसको लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल नोएडा में एक प्रोग्राम था जहां पर शिक्षा मंत्री रमेश निशंक खुद शामिल हुए थे और उन्होंने मंच से ये कहा कि अब मदरसों में भी वेदों को पढ़ाया जाएगा। कुल 100 मदरसों की बात अभी की गई है कि 100 मदरसे जो हैं उनमें ये पढ़ाया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाएगा। और साथ ही ये बहुत जरूरी है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे जो देश के बच्चे जो भविष्य है, उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता हो, वो पूरी तरीके से उनको पता हो। तो उसको लेकर ये फैसला किया गया है कि अब मदरसों में भी वेद और पुराण और जो ये सब चीजें हैं इनको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने नई शिक्षा पॉलिसी जो आ रही है, नई शिक्षा नीति जो आ रही है, उस पर भी कहा कि 8 बनाने का जो सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको पूरा करने के लिए ये एक जो दिशा में एक नया कदम है, इसको लेकर भी निशंक जी ने बात की। और साथ ही जो ये बड़ी खबर जो उन्होंने सबसे बड़ी खबर वहाँ की थी कि मदरसों में भी अब ये जो पुराण है, वेद है, उनको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो हमारे जो बच्चे हैं जो उनको इन सब चीजों के बारे में पता चल सके। चलिए प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा, जहां पर हर क्षेत्र के दिग्गज के साथ होगी सिर्फ आपकी बात, दोपहर 2 बजे से लगातार। ऐसे ही फिर सजेगा यूपी का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर फिर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी सबसे बड़ी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की बात। बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की, आपके सवाल होंगे, चर्चा करेंगे आपकी उम्मीदों की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से होगी संस्कृति और विकास की बात। निवेशकों की मन की बात कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बताएंगे। न्यूज़ 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर, आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश कैसे चुनौतियों को बना रहा है अवसर। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और फिल्मी हस्तियां होंगी एक साथ। इस मंच पर विपक्ष की तरफ से भी होंगी बड़ी हस्तियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगी विधानसभा चुनावों की बात। हम पूछेंगे इस बार साइकिल की सवारी किस पर भारी,
बदलती सियासत पर बीजेपी के गौरव भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद रखेंगे अपनी बात। सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी बहस में हम बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन से पूछेंगे कि किस में कितना है दम। समाज में समुदाय के बीच बंटवारा पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर होंगे मंत्री मोहसिन रजा, सोमैया राणा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खालिद रशीद फिरंगी महली। यहाँ सुरों का संगम भी होगा। मालिनी अवस्थी और मनोज मुंतसिर छेड़ेंगे तार, तो मनोज तिवारी के साथ रंग बनारसिया का रंग भी देखेंगे। तो बॉलीवुड के अभिजीत भट्टाचार्य से पूछेंगे कितना सा ख्वाब है। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा मंच है, जहां जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन और तैयार होगी यूपी के समग्र विकास की रूपरेखा। राइजिंग यूपी 2021 देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।